हेलो गाइस, वापस आते हैं। तो ये यहाँ पे देखो CO2 का O2 का क्या पढ़े थे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में 159 रहेगा, फिर कम होते जाएगा, एल्वियोलाई में 105 आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्योंकि देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर किस में आया, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड में कौन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाले में, ऑक्सीजनेटेड वाले में, ऑक्सीजनेटेड वाले में, ठीक है। फिर जाएगा टिश्यू में, टिश्यू में, फिर जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऐसे तो सबसे पहले कितना था ऑक्सी, ये देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में ये O2, O2 का निकाल रहा है, O2 का देखो 159, फिर एल्वियोलाई में रहा तो 104, फिर ऑक्सीजनेटेड में रहा तो 95 ऑक्सीजनेटेड में, टिश्यू में गया तो 40। क्योंकि जैसे जैसे जाएगा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा ना गाइस। ऑक्सीजन किस लिए बॉडी लेता है, सेल, इसलिए कि सेल अपटेक करके एनर्जी फुलफिल करे, रिस्पायरेशन करके। तो ऑक्सीजन 159, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया। BO2 एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड में गया 95 mmHg, टिश्यूज में गया तो 40 बच गया। बाकी जो है 45 यूज कर लिया से, और बाकी 40 वापस लौटा दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और CO2 उल्टा रखेगा, CO2 और दे देगा, वो लेगा क्या, है ना। तो और CO2 क्या था, CO2 देखो एटमॉस्फेयर में 0.3 था, एल्वियोलाई में आ गया तो कितना रखा, एल्वियोलाई में भी 40 था, इसमें भी 40 रहेगा, है ना। क्योंकि एल्वियोलाई और CO2 में कोई चेंज नहीं होता ना, एल्वियोलाई में ना ऑक्सीजनेटेड में। हाँ, टिश्यू पहले से ही O2 एब्जॉर्ब करके CO2 में कन्वर्ट कर रखा होगा, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 45। जो टिश्यू में रहेगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा। और ये पूछा गया है नीट में बहुत बार, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना इसे। अभी अभी आ जाओ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो उधर पढ़ा है MMHG, उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा उल्टा, आर्टरी का डिफिनेशन का अपोजिट में पढ़ते हैं ना, कि आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, है ना। और सही डिफिनेशन आर्टरी वेन का क्या है, जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लाए वो क्या है, वो वेन है। और जो अबे फ्रॉम द हार्ट ले जाए वो आर्टरी है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है अगर ये डिफिनेशन लेंगे। लेकिन बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में और डीऑक्सीजनेटेड वेन में, एक्सेप्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी में देखो ऑक्सीजनेटेड है, तो ये ध्यान देखना। ऐसे नहीं पल्मोनरी आर्टरी और वेन में अपोजिट। देखो सोलिबिलिटी जो होता है CO2 का हायर होता है, 20 to 25 टाइम्स हायर रहता है। यहाँ पे देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है 3 मिल करके, ठीक है। एक एल्वियोलर कैविटी का जो ये वॉल रहेगा, ये बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस रहेगा तो वो, और फिर इसका ब्लड का एपिथेलियम। तो ब्लड का एपिथेलियम एल्वियोलाई का जो है एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन तीनों मिल करके बनाता है। देखो 3 स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, ब्लड वेसल एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ये तीनों मिल करके डिफ्यूजन लेयर बनाता है। और ये लेस देन मिलीमीटर में होता है इसकी लेंथ। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझा देते हैं, ठीक है गाइस। इसको कुछ नहीं, पूरा खुद पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। देखो कभी बराती गए हो, है ना, लड़के का, तो वो जो भी गहना वगैरह रहता है वो सब कौन रखता है, लड़के का पिताजी, पिताजी रखता है ना। और एक अटैची 2 अटैची ले लेता है, एक आध अटैची में और जो इम्पोर्टेंट सामान होता है वो अपने भाई को रखने देता है ना। तो वही चीज इसमें भी है। RBC जो है, ये ब्लड में ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए। तो RBC जो है, जो ब्लड का समझ लो मेन इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीजन को ज्यादा रखता है 97%, और 93%, 97%, और 3% प्लाज्मा को देता है अपने भाई को, है ना। 97% RBC ऑक्सीजन को कैरी करेगा और 3% प्लाज्मा को। लेकिन CO2 ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं भाई, वो तो कैरी करके गेल पहुंचाता है। तो उधर से आने वक्त जो भी वो मिठाई मिलती है या जो भी मिलता है उधर से, तो रखता है क्या, अपने वाली गाड़ी में रखता है, नहीं वो लिखता है कि कोई भी ले जाओ, अपने पास ही रखता है, कम रखता है। तो RBC 20 to 25% CO2 को कैरी करेगा।
बाकी जो बाराती गया था साथ में 70% बायोकार्बोनेट को देता, भाई तुम लेकर के पहुंचो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है CO2, तो 70% बायोकार्बन 20, और जो भी बता है 7% वो छोटे भाई को भी देता कि भाई थोड़ा सा लेते तुम भी चले जाओ, ठीक है। आने वक्त देखो भाई को 7% दे दिया, जाने वक्त गहना 3% रखने दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट को ऑक्सीजन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कैसे करेगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट पढ़े थे ना, वो दुगला एंजाइम था, जैसा जिधर देखा खीर उधर गया फिर, जैसा विसिनिटी सराउंडिंग में होता था वो वैसा ऑक्सीजन ज्यादा रहता था तो ऑक्सीजनेज जैसा काम करता था, CO2 ज्यादा रहता था तो कार्बोक्सिलेज जैसा। यहाँ पर भी यही होगा, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो है, अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग में ज्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ एसोसिएशन कर लेगा, और अगर CO2 ज्यादा है सराउंडिंग में तो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 के साथ करेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, O2 सबसे ज्यादा होना चाहिए तो ऑटोमेटिक CO2 कम हो जाएगा, O2 ज्यादा होना चाहिए तो CO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होना चाहिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या कह सकते हो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा तो pH कम, pH कम होनी चाहिए और H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। ये सब किसका है, O2 एसोसिएशन के लिए है। ये कार्बोनेट CO2 ज्यादा, CO2 अगर ज्यादा रहेगा तब H प्लस ज्यादा रहेगा, है ना, HCO3 देख रहे हो ना, समझ में आया। तो O2 के लिए क्या चाहिए, नहीं H प्लस ज्यादा, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ये देखो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, गाइस एक बार और देखते हैं फिर से देखो, अगर O2 के साथ कंबाइन करना है, ठीक है, O2 के साथ कंबाइन करना है तो pH जो है, pH टेम्परेचर कम चाहिए, pH ज्यादा चाहिए, ठीक है, और H प्लस कंसंट्रेशन कम चाहिए, ठीक है। H प्लस कंसंट्रेशन कम रहेगा तो pH ज्यादा रहेगा, उल्टा बोल दिया था। फिर से देखो गाइस, O2 में H प्लस कंसंट्रेशन, क्योंकि HCl थ्योरी बाइकार्बोनेट से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, दिमाग से लगा के पढ़ोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं गलत बोल रहा था, मुझे पता चल गया कि अगर HCO3 कंसंट्रेशन जो है ज्यादा रहेगा, यानी CO2 वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम है तो pH ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ऑक्सीजन एसोसिएशन का, इसका रिवर्स में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा, और वही सब चीजें CO2 के लिए फेवरेबल हो जाती है। यहाँ पे देखो हमेशा सिग्मॉइड कर्व होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन एसोसिएटिव कर्व सिग्मॉइड होता है। अब CO2 कैरिड हीमोग्लोबिन, कार्बन हीमोग्लोबिन बताए थे 20 to 25%, आरबीसी 7%, प्लाज्मा बाकी 70% बाइकार्बोनेट। ये पार्शियल प्रेशर वही है कि कौन कौन सा ज्यादा रहेगा, विस्निटी में CO2 के लिए क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, O2 का कम होना चाहिए, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, pH कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ये सब क्या करेगा, ये सब क्या करेगा, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा उसके एसोसिएशन को। अब देखो यहाँ पे एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है आरबीसी और प्लाज्मा, मेनली आरबीसी पाया जाता है, थोड़ा सा प्लाज्मा में भी पाया जाता है, सम क्वांटिटी प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कहां पढ़े थे, एंजाइम में भी पढ़े थे, यही यही बताया, इसी में 10 लाख टाइम्स 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता था। यहाँ पे यही बोलता है कि इसका अगर केटाबोलिज्म होगा, बड़े से छोटे में टूटेगा तो CO2 को रिलीज करेगा, यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेना। और वहां पे पीछे छोड़ दिया, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 एल्वेओलाई को करेगा, और एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml जो है किसको करेगा, 5 ml टिश्यू को करेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ml करेगा ऑक्सीजन टिश्यू को और 4 ml CO2 करेगा, ठीक है ना, एल्वेओलाई को। अब आ जाओ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन सेंटर, यहाँ पे देखो दो होता है, मेडुला रीजन जो होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर का प्राइमरी रिस्पांसिबल होता है, लेकिन दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है न्यूमोनोटैक्सिस सेंटर, जो मॉडरेट करता है रिस्पायरेटरी रिदम। ये किसको, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में है, उसको न्यूमोनोटैक्सिक सेंटर जो है कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल कैसे करता है, ये करता है रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन से नहीं करेगा, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करता है, अल्टर करता है, ये तो रिड्यूस करेगा या बढ़ाएगा। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है प्रेजेंट, वो हाईली सेंसिटिव CO2 के लिए होता है और हाइड्रोजन आयन के लिए, O2 के लिए नहीं होता है। सेंसिटिव किसके लिए होता है, CO2 और हाइड्रोजन। ये कहां होता है ये भी देख लेना, ये जो चेंज होता है वो कौन कौन उसे मतलब पकड़ता है, वो रेगुलेशन जो होता है आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में रिकॉग्नाइज होता है, आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। इसलिए ऑक्सीजन का रोल इनसफिशिएंट है, मतलब उतना इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उतना जो है सफिशिएंट नहीं है ना रिस्पायरेटरी में। अब आ जाओ, बहुत बार डिसऑर्डर पूरे फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियो,
हेरो एलर्जी से होता है, पॉलन ग्रेन वगैरह से होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक क्या है, और ब्रोंकियोल अस्थमा कहलाता है। एम्फाइसेमा रिड्यूस्ड इन सरफेस एरिया, ये सिगरेट स्मोकिंग जो करता है उसका एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम होगी, तो उसमें पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है एम्फाइसेमा। अब आ जाओ क्रोनिक ऑक्यूपेशनल, ये जो होता है ये किसमें होता है, ये जो सीमेंट के फैक्ट्री में काम करता है, सिलिका में, कोल वाली फैक्ट्री में, वो सब में, स्टोन ग्राइंडिंग वाले में, उसमें पाया जाता है। उस क्या होता है, इन्फ्लामेशन, लॉन्गर एक्सपोजर कैन गिव इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, काउज सीरियस लंग डैमेज, वर्कर ऑफ सच इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टिव मास्क, यही ऐसे इंडस्ट्री में काम करने वाले को प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए, जिससे ग्राइंडिंग जब होता है स्टोन का या सीमेंट की फैक्ट्री में या कोल वाले में, तो डस्ट जो है अंदर न जाए, तो इसी का एक सिलिकोसिस भी बीमारी होती है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है गाइस, चलो हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़ना, और फिर हम लोग अभी जो है ये टोटल खत्म करके 11 12 फिर जो है नीट का क्वेश्चन करेंगे, और छोटे छोटे ट्रिक का वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, एंड ऑफ कोर्स आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और प्लीज कमेंट करना मत